नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास बातचीत में। नमस्कार। आज हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं युवा भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर। हाँ, काफी चर्चा में आजकल। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री और नोट्स हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिकेट के तीनों मुख्य प्रारूपों में, मतलब टेस्ट, T20 और वनडे, उनकी क्या संभावनाएं हैं और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो स्रोत सामग्री है, इसमें कई तरह की जानकारियां हैं, जैसे उनके आंकड़े, एक्सपर्ट्स की राय और कुछ हद तक फैंस के बीच जो बातें चल रही हैं वो भी। अच्छा। तो हमारा मकसद यही है कि इन सबको मिलाकर एक साफ तस्वीर पेश करें। सही कहा। तो फिर मुख्य सवाल यही बनता है कि क्या यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के अगले ऑल फॉर्मेट स्टार बन सकते हैं, मतलब तीनों फॉर्मेट खेलने वाले। बड़ा सवाल है ये। और साथ ही ये जो उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पर उनके चयन को लेकर भी कुछ बातें उठ रही हैं, उन पर भी ज़रा नज़र डालेंगे। क्या उन्हें पर्याप्त मौके मिल रहे हैं या कहीं कोई और पहलू भी है। हाँ, वो पक्षपात वाली बात जो चल रही है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि यशस्वी की कहानी क्या कहती है फॉर्मेट बाय फॉर्मेट। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। पहली नज़र में तो मतलब जो जानकारी है उससे देखकर यही लगता है कि यशस्वी में प्रतिभा तो गजब की है। हाँ, वो तो है। और वे तीनों प्रारूपों के लिए एक मजबूत दावेदार नजर आते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे लंबे प्रारूप से, टेस्ट क्रिकेट से। स्रोत क्या बताते हैं उनके बारे में। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी का आगाज तो किसी सपने जैसा रहा है। हाँ, वो तो है। विश्लेषण ये दिखाता है कि अपने पहले ही मैच में सेंचुरी मारना और उसके बाद भी वो जो एक सकारात्मक और आक्रामक रवैया होता है ना, वो बनाए रखना, ये बातें उनके पक्ष में जाती हैं। ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं है, बल्कि रन बनाने का तरीका कैसा है और मुश्किल हालात में टिके रहने की क्षमता, वो भी महत्वपूर्ण है। वाकई, डेब्यू पर शतक, वो भी टेस्ट में, ये किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पे भी जोर देते हैं कि उनका प्रदर्शन सिर्फ घरेलू पिचों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेश में भी उनका टेम्परामेंट, हाँ, वो मानसिक दृढ़ता जिसे कहते हैं, हाँ, दबाव झेलने और परिस्थिति के हिसाब से खेलने की क्षमता, वो काफी मजबूत नजर आई है। ये तो कमाल की बात है। निश्चित रूप से। और यही कारण है कि स्रोत का जो निष्कर्ष है वो बहुत साफ है कि वे निश्चित रूप से टेस्ट टीम की प्लेइंग 11 में स्थायी जगह के हकदार हैं। अच्छा, स्थायी जगह। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में टीम में रेगुलर जगह बनाना न सिर्फ खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है, बल्कि ये टीम को भी एक तरह की स्थिरता देता है, खासकर ओपनिंग स्लॉट जैसे अहम स्थान पर। और ये जो उनकी आक्रामक शैली की बात हो रही है, आजकल टेस्ट क्रिकेट जिस तरह खेला जा रहा है, उसमें इसका क्या महत्व है? क्या स्रोत इस पे कुछ बताते हैं? हाँ, विश्लेषण इस बात को बिल्कुल उजागर करता है कि टेस्ट क्रिकेट अब पहले जैसा नहीं रहा। टीमें अब तेजी से रन बनाकर मैच का नतीजा निकालने की कोशिश करती हैं। ऐसे में यशस्वी जैसा बल्लेबाज जो शुरू से ही बॉलर्स पर दबाव बना सकता है, वो टीम के लिए बहुत कीमती साबित होता है। सही। वो न सिर्फ स्कोर बोर्ड को चलाते रहते हैं, बल्कि विपक्षी टीम की जो रणनीति होती है ना, उसको भी बिगाड़ सकते हैं। उनका वो निडर होकर खेलना, वो टेस्ट में भारत की जो नई सोच है उसको दिखाता है। समझ गए। तो टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी जगह काफी मजबूत दिखती है स्रोत के अनुसार। बिल्कुल। अब रुक करते हैं सबसे छोटे प्रारूप का T20 क्रिकेट। यहाँ यशस्वी के लिए क्या तस्वीर उभरती है? उनकी वो जो स्वाभाविक आक्रामकता है, वो तो इस फॉर्मेट के लिए बनी लगती है ना। अरे बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि यशस्वी एक नैसर्गिक स्ट्रोक प्लेयर हैं और पावर प्ले के ओवर्स का फायदा उठाने में माहिर हैं। हाँ, पहले 6 ओवर। हाँ, जब फील्डिंग पर पाबंदियां होती हैं तब तेजी से रन बनाना। मॉडर्न T20 क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज से यही तो उम्मीद की जाती है। उनका खेलने का अंदाज T20 के टेम्पलेट में एकदम फिट बैठता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, वो है कंपटीशन। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा है। T20 में भारत के पास ओपनिंग के लिए विकल्पों की भरमार है। रोहित शर्मा है, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और अब तो अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी आ गए हैं। सही कहा। इतने सारे विकल्पों के बीच अपनी जगह पक्की करना तो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। यशस्वी की काबिलियत पर शायद ही किसी को शक हो, पर चयनकर्ताओं के सामने ये दुविधा हमेशा रहती है कि इतने सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से किसी चुने और किसे बाहर रखें। कुछ ऐसा ही लगता है। स्रोत का इशारा है कि उनकी मौजूदगी स्क्वाड को गहराई और विविधता देती है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर जिसे कहते हैं। बिल्कुल।
लेकिन अंतिम 11 में जगह बनाने के लिए उन्हें ना सिर्फ लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, बल्कि टीम कॉम्बिनेशन और सामने वाली टीम की रणनीति को भी ध्यान में रखना होगा। ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट में प्रतिभा कितनी ज्यादा है, खासकर बल्लेबाजी में। ये तो हुई T20 की बात। अब आते हैं बीच के प्रारूप पर, यानी वनडे क्रिकेट पर। श्रोत यहाँ यशस्वी के बारे में क्या कहते हैं? क्या यहाँ भी तस्वीर T20 जैसी है या कुछ अलग है? वनडे में स्थिति थोड़ी ज्यादा, कह सकते हैं, पेचीदा है। अच्छा। जो उपलब्ध सामग्री है उसके अनुसार यशस्वी को इस प्रारूप में अब तक उतने मौके नहीं मिले हैं जितने शायद मिलने चाहिए थे। मतलब अपनी प्रतिभा पूरी तरह दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल, उन्हें कुछ मैच खिलाए गए, लेकिन एक नियमित क्रम और भूमिका में शायद नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रही मौकों में। अच्छा, तो मौकों की कमी एक मुद्दा है, लेकिन क्या उनकी बल्लेबाजी शैली वनडे के लिए उपयुक्त है? क्योंकि वनडे में आपको आक्रामकता के साथ साथ वो पारी को संभालना, स्ट्राइक रोटेट करना, हाँ, सिंगल डबल लेना, हाँ, 1-2 रन लेकर छोर बदलने की कला वो भी आनी चाहिए। स्रोत इस बात से सहमत हैं कि उनकी शैली वनडे के लिए भी काफी मुफीद है। उनमें बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता है ही, साथ ही वो गैप्स में खेलकर स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते हैं। तो मतलब मिक्स है। हाँ, ये मिश्रण वनडे क्रिकेट में बहुत कारगर साबित होता है, जहां आपको पारी की शुरुआत में तेजी चाहिए, बीच के ओवरों में स्थिरता और अंत में फिर से तेजी की जरूरत होती है। स्रोत में एक दिलचस्प बिंदु का जिक्र है कि अगर उन्हें लगातार 8-10 मैचों में सही भूमिका और नंबर पर खेलने का मौका मिलता, हाँ, ये बात है। तो शायद वे इस प्रारूप में भी अपनी जगह पक्की कर लेते। क्या ये मानना सही है कि उन्हें खुद को साबित करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला? हाँ, नोट्स इसी ओर इशारा करते हैं और यहीं पर स्रोत का तीसरा निष्कर्ष सामने आता है जो थोड़ा मिला जुला है। वे वनडे में भी लंबा मौका पाने के हकदार हैं, बस उन्हें थोड़े धैर्य और टीम प्रबंधन के समर्थन, जिसे बैकिंग कहते हैं, हाँ, बैकिंग, उसकी जरूरत है। यानी वनडे में अभी उनके प्रदर्शन पर कोई अंतिम फैसला देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्हें वो लंबा रन मिला ही नहीं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए नए प्रारूप में ढलने और अपनी लय पाने के लिए समय और लगातार मौके मिलना बहुत जरूरी है। स्रोत में जो 8-10 मैचों का जिक्र है, वो इसी निरंतरता की बात करता है। इतने मौके मिलने पर ही खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाता है और टीम में अपनी भूमिका समझ पाता है। सही बात है। इसीलिए स्रोत पेशेंस और बैकिंग पर जोर दे रहा है। चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट का भरोसा इसमें अहम भूमिका निभाता है। शायद उन्हें अभी तक वो भरोसा पूरी तरह महसूस नहीं हुआ है वनडे सेटअप में। ये तो हो गई तीनों प्रारूपों में उनके प्रदर्शन और संभावनाओं की बात, लेकिन स्रोत सामग्री एक और थोड़ा संवेदनशील पहलू की तरफ भी इशारा करती है। हाँ, जिससे उन्होंने पार्शियलिटी का एंगल या पक्षपात के नजरिए से देखा है। ये क्या मामला है? हाँ, ये एक अहम मुद्दा है जो उपलब्ध जानकारी में उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि फैंस और कुछ क्रिकेट देखने वालों के बीच ऐसी भावना या धारणा मौजूद है। अच्छा, किस तरह की धारणा? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यशस्वी जायसवाल को उतने लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं जितने शायद कुछ अन्य समकालीन युवा खिलाड़ियों को मिले हैं। जैसे शुभमन गिल या ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया जाता है, खासकर सीमित ओवरों के प्रारूप में। तो क्या ये सिर्फ एक धारणा है या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी दिखता है स्रोत में? देखिए, स्रोत इस मुद्दे पर कोई बिल्कुल पक्का फैसला नहीं सुनाता। वो बस एक चल रही बहस या जो लोगों की सोच है उसको सामने रख रहा है। अच्छा। ये कहता है कि कई बार चयन समिति और टीम प्रबंधन सेटल कॉम्बिनेशन, यानी जो टीम पहले से सेट है, आजमाई हुई है, उसको बनाए रखने पर जोर देते हैं। हाँ, होता है ऐसा। इसका नतीजा ये होता है कि नए या वापसी कर रहे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेंच पर इंतजार करना पड़ता है या उन्हें टुकड़ों में मौके मिलते हैं, पूरी तरह मौका नहीं मिल पाता जमने का। तो क्या स्रोत ये मानता है कि यशस्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? स्रोत का विश्लेषण यहाँ थोड़ा सधा हुआ है। वो सीधे तौर पर हाँ या ना नहीं कहता, पर कहता है कि हाँ, कुछ हद तक ऐसा लगता है कि उनके साथ थोड़ा पक्षपात या रोटेशन बायस हो रहा है। रोटेशन बायस? इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ रोटेशन बायस का मतलब शायद ये है कि खिलाड़ियों को एक निश्चित क्रम में मौके देने के बजाय जल्दी जल्दी रोटेट किया जा रहा है, जिससे किसी को भी पूरी तरह जमने का मौका नहीं मिल पा रहा। या फिर ये कि रोटेशन में कुछ खिलाड़ियों को दूसरों की अपेक्षा ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है, ऐसा स्रोत का मानना है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है, जैसा आप कह रहे हैं, कि ये स्रोत में प्रस्तुत टिप्पणियों और फैंस की राय पर आधारित एक अवलोकन मात्र है। हाँ, बिल्कुल। हम यहाँ सिर्फ उस जानकारी को आप तक पहुंचा रहे हैं, न कि किसी पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। निष्पक्षता बनाए रखना हमारा काम है। हम केवल स्रोत में दर्ज विचारों को सामने ला रहे हैं। लेकिन ये जो अवलोकन है, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किस बारे में? कि
किसी भी खेल की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निरंतरता का होना कितना जरूरी है। जब खिलाड़ियों को यह विश्वास होता है कि चयन निष्पक्ष है और प्रदर्शन ही एकमात्र पैमाना है, तो उनका मनोबल ऊंचा रहता है और वे अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होते हैं। ये बात तो सही है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम सभी प्रारूपों और चयन संबंधी पहलुओं को एक साथ देखें तो स्रोत सामग्री के आधार पर यशस्वी जायसवाल की मौजूदा स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? संक्षेप में कहें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। जैसा हमने देखा, स्रोत के अनुसार यशस्वी ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी योग्यता और क्षमता को बिना किसी शक के साबित कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, वो तो पक्का लगता है। वे लंबे प्रारूप में भारत के लिए एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। और सीमित ओवरों में T20 और वनडे? T20 में वे प्रारूप की जरूरतों के हिसाब से एकदम सटीक बैठते हैं, आक्रामक, निडर, पावर प्ले का फायदा उठाने वाले। लेकिन जैसा हमने बात की, यहां उन्हें बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, वो स्लॉट काफी भरा हुआ है। बिल्कुल। वनडे में कहानी थोड़ी अलग है। उनमें क्षमता तो भरपूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्रोत मानते हैं कि उन्हें खुद को साबित करने के लिए लगातार मौकों और टीम प्रबंधन के भरोसे की जरूरत है, जो शायद उन्हें अब तक पूरी तरह से नहीं मिला है स्रोत के हिसाब से। हाँ, शायद वही बात है। और इन सब के ऊपर वो चयन में निष्पक्षता वाला सवाल, या कम से कम उसकी जो एक धारणा है जिसका जिक्र स्रोत में है, हाँ, वो पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक खिलाड़ी के मनोबल और टीम के माहौल को प्रभावित कर सकता है। तो अंतिम विश्लेषण क्या कहता है स्रोत का? मतलब भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं यशस्वी से? देखिए, सभी बिंदुओं को जोड़ने पर स्रोत का निचोड़ यही निकलता है कि प्रतिभा को सही मौका और समर्थन मिलना चाहिए। सीधा सा फंडा है। बिल्कुल, टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि यशस्वी ने जब भी जिस भी प्रारूप में मौका मिला है, अपनी इंटेंट यानी खेलने की नीयत और हंगर यानी रन बनाने की भूख जाहिर की है। उन्होंने दिखाया है कि वे बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। क्या स्रोत उन्हें भविष्य के बड़े खिलाड़ी के रूप में देखता है, मतलब ऑल फॉर्मेट स्टार? हाँ, स्रोत का अंतिम विचार काफी सकारात्मक है और आशावादी है। ये सुझाव देता है कि अगर यशस्वी जायसवाल को लगातार समर्थन और सही मार्गदर्शन मिलता है, तो उनमें भारत का अगला बड़ा ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है। अरे वाह! कुछ उसी तरह जैसे रोहित शर्मा या विराट कोहली अपने करियर के शुरुआती दौर के बाद तीनों प्रारूपों में छा गए। ये बेशक एक बहुत बड़ी तुलना है, लेकिन स्रोत उनकी क्षमता को इसी ऊंचाई पर आंक रहा है, बशर्ते उन्हें सही मौके और माहौल मिले। तो ये थी यशस्वी जायसवाल के क्रिकेट सफर, उनकी तीनों प्रारूपों में संभावनाओं और चयन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर हमारी ये विस्तृत चर्चा। हाँ, और ये पूरी तरह से हमें उपलब्ध कराई गई स्रोत सामग्री और नोट्स पर आधारित थी। बिल्कुल, हमने देखा कि स्रोत उन्हें एक असाधारण प्रतिभा मानते हैं, लेकिन साथ ही उनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, खासकर सीमित ओवर क्रिकेट में मौके और चयन प्रक्रिया की निरंतरता को लेकर। बिल्कुल, और इस बातचीत के अंत में श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। जो सीधे तौर पर शायद स्रोत में न लिखा हो, लेकिन पूरी चर्चा से उभरता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि चयन समितियां और टीम प्रबंधन किस तरह तात्कालिक जरूरतों, मतलब अगली सीरीज या टूर्नामेंट जीतने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन चुनना और यशस्वी जैसे युवा खिलाड़ियों के दीर्घकालिक विकास के बीच संतुलन बनाते हैं। ये एक मुश्किल संतुलन है। हाँ, जिनमें तीनों प्रारूपों में चमकने की क्षमता दिखती है। क्या कभी कभी वर्तमान की जीत का दबाव भविष्य के सितारों को संवारने की प्रक्रिया पर भारी पड़ जाता है? ये एक बहुत नाजुक संतुलन है जिस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।